यस, नाइन्थ क्लास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से बनाए कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, यानी विधान से संबंधित रूपरेखा, किस प्रकार का विधान होना चाहिए और संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यानी किसी भी देश में शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। यानी संविधान एक रिटन रूल्स होते हैं उसमें, और इसमें आने वाली चेंजेस गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी में सरकारें जब चेंज होते हैं तो वो सरकारें उस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को मानती हैं। अगर उन्हें कोई नया रूल बनाना होता है तो उस संविधान में एक प्रोसेस के द्वारा अमेंडमेंट करना होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी देश को सुव्यवस्थित चलाने के लिए। यहाँ हम इस चैप्टर में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका ने किस प्रकार विदेशियों से अपार्थाइड यानी विदेशियों शासन से अपने देश को आज़ाद कराया। आज़ाद कराने के बाद वहाँ किस प्रकार संविधान बना, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले इसका परिचय देखते हैं। वी नोटेड in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like। हमने देखा प्रीवियस चैप्टर में कि लोकतंत्र में शासक पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है। What do they like, कि वो जो चाहे वो करे, इसके लिए स्वतंत्र नहीं होता है। There are certain basic rules that the citizen and the government have to follow। वहाँ कुछ निश्चित आधारभूत नियम होते हैं जिन पर नागरिक और सरकारें जिनका अनुसरण करती हैं। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रकार के इन सभी नियमों को साथ मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, और यह देश का सर्वोच्च कानून होता है कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट्स ऑफ सिटीजन, और कॉन्स्टिट्यूशन नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करता है। द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार की शक्तियों का निर्धारण करता है। एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और सरकार कैसे कार्य करना चाहिए सरकार को, इन सब बातों का निर्धारण कॉन्स्टिट्यूशन करता है। यानी नागरिकों के क्या अधिकार होने चाहिए, सरकार की क्या शक्तियां हैं, और सरकार किस प्रकार कार्य करने चाहिए सरकार को, ये सब निर्धारण कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ ए डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी में संविधान की डिज़ाइन के बारे में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करेंगे। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई। हाउ आर दी कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, और कैसे संविधान तैयार किए जाते हैं। हु डिज़ाइन दैम एंड इन वाट वे, और इनको कौन डिज़ाइन देता है और किस तरीके से देता है। व्हाट आर द वैल्यू द शेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट, और लोकतांत्रिक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन का आकार और मूल्य क्या होता है। वंस ए कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, और संविधान में क्या स्वीकारा जाता है। कैन बी मेक चेंज लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन, और बदलती परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन कैसे किए जा सकते हैं, हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं, इन पर चर्चा करेंगे। वन रिजल्ट इंस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ वह एक हाल का ही उदाहरण हम कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा का डेमोक्रेटिक स्टेट साउथ अफ्रीका को लेंगे। वी बिगेन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड देयर एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन वेंट अबाउट दिस टास्क ऑफ
डिजाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। वी बिगिन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर के प्रारंभ में ये देखेंगे कि क्या हैपन हुआ वहाँ पर, हाउ द साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका ने कैसे वेंट अबाउट दिस टास्क, और इस कार्य को किया, डिजाइनिंग के कार्य, अपने संविधान के डिजाइनिंग का कार्य किया। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, और इसके बाद हम भारतीय संविधान के बारे में देखेंगे वो कैसे बना। व्हाट इज इट्स फंडामेंटल वैल्यू आर, और इसके जो मूल वैल्यू हैं, मौलिक वैल्यू हैं, उनको देखेंगे आर। एंड हाउ इट प्रोवाइड ए गुड फ्रेमवर्क, और इसने एक अच्छा ढांचा तैयार किया फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी नागरिकों के जीवन का संचालन करने के लिए और सरकार को चलाने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रदान कैसे किया। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, लोकतांत्रिक संविधान साउथ अफ्रीका में। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव फॉट अगेंस्ट, यहाँ वाइट डोमिनेशन यानी जो श्वेत लोग हैं वो लोग ने लड़ाई लड़ी। आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ। आई हैव चेयर्स्ड द आइडल ऑफ ए democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. I have cheers, और यहाँ उन्होंने ग्रहण किया एक आदर्श लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज के रूप में, और इन विच ऑल पर्सन, इसमें सभी लोग लिव टुगेदर इन हारमोनी, तालमेल के साथ और इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर और तालमेल के साथ रहते रहेंगे। विच ऑल पर्सन लिव, रहते हैं तालमेल के साथ। इट इज इन आइडल, यह एक आदर्श है। विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, और एक ऐसा आदर्श है कि इसमें होप, आशा की जाती है कि वो साथ रहेंगे, साथ रह कर के उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। वट इफ नीड वी, इट इज एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, और इफ, लेकिन अगर इसमें आवश्यकता होती है, इट इज़ एन आइडल आदर्श की, फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, और इसको मैं तैयार, आई एम प्रिपेयर टू डाई करने के लिए तैयार हूँ। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राई फॉर ट्रेंसन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला ने कोशिश की साउथ अफ्रीका की जो गोरी सरकार थी उसके खिलाफ विद्रोह करने की। ही एंड 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. He and 7, उसने और उसके 7 नेताओं ने, अन्य 7 नेताओं की सजा हुई, जेल हुई, ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट, जीवन भर का उनका कारावास हुआ 1964 में। और फॉर डायरिंग टू अपोज, और ये उन्होंने अपोज करने का साहस किया उस रंगभेद के शासन के खिलाफ अपने देश में, इसके लिए उन्हें सजा हुई। ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 years इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, रोवन आइलैंड, और ही स्पेंड, उसे भेजा गया 28 साल के जेल के लिए साउथ अफ्रीका के भयभीत प्रिजन जेल में, रोवन आइलैंड की जेल में, जो भयभीत जेल है वहाँ उन्हें भेजा गया 28 साल के लिए। अपार्थीड, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। अपार्थीड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम
फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अपार्थी यानी रंग भेद एक व्यवस्था का नाम है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जातीय या नस्लीय भेदभाव की दक्षिण अफ्रीका में एक नस्लीय भेदभाव को प्रकट करती है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की एक व्यवस्था है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेटर यानी जाति नस्लीय भेदभाव। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, और द वाइट यूरोपियन जो सफ़ेद श्वेत यूरोपियंस थे उनका शासन साउथ अफ्रीका में इम्पोज दिस सिस्टम, इस व्यवस्था को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में थोपा। ड्यूरिंग द 17th and 18th century द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप occupy it with arms and force in the way they occupied India. During the 17वीं और 18वीं सदी में ट्रेडिंग कंपनियों ने, यूरोप की ट्रेडिंग कंपनियों ने उसको अधिकार किया साउथ अफ्रीका पर विद आर्म्स और फोर्स, अपनी सेना के साथ। इन द वे दे ऑक्युपाइड इंडिया, जिस प्रकार उन्होंने इंडिया पर अधिकार किया था। But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and become the local rulers. लेकिन unlike India, लेकिन भारत की तरह नहीं, भारत में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ साउथ अफ्रीका में लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में जो श्वेत लोग थे वो सेटल हो गए, वहाँ के साउथ अफ्रीका के निवासी बन गए। एंड बिकम द लोकल रूलर्स, और स्थानीय शासक बन गए। The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color. Apartheid divided the system of apartheid, जो रंग भेद की जो व्यवस्था थी उससे लोग विभाजित थे, उनका वर्गीकरण हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, उनकी चमड़ी के कलर के आधार पर उनका विभाजन हो रहा था, वर्गीकरण हो रहा था। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, और जो नेटिव, जो वहाँ के मूल निवासी थे साउथ अफ्रीका के, उनका रंग काला था। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स, और अफ्रीका के जो काले लोग थे, दे मेड अप अबाउट 3/4, वो 3/4, 3/4 लोग थे, आबादी का 3/4 लोग थे, और जिन्हें काले लोग कहा जाता था। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। बिसाइड, इसके साथ साथ, टू ग्रुप्स, दो समूह, देयर आर पीपल ऑफ मिक्सड रेस, जिनमें इन लोगों का मिक्सचर था, नस्लीय मिक्सचर था। हु वर कॉल्ड कलर्ड, जो कि कलर्ड कहे जाते थे। एंड पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, जो भारतीय से पलायन करके पहुँचे थे, भारतीय मूल के कहलाते थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स, और जो वाइट लोग शासक थे वो इन सभी नॉन वाइट्स के साथ में, गैर श्वेतों के साथ में हीनता का व्यवहार करते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, और यहाँ तक कि नॉन वाइट जो गैर श्वेत लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। द अपार्थेड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली अप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स, और जो रंग भेद की व्यवस्था थी वो विशेषकर अन्यायपूर्ण व्यवस्था थी, काले लोगों के साथ, ब्लैक लोगों के साथ अन्यायपूर्ण थी। दे वर फोरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, और वे बड़ी मुश्किल से रहते थे वाइट क्षेत्रों में, जहाँ श्वेत लोग रहते थे उन क्षेत्रों में उनका जीवन काले लोगों का मुसीबत भरा हुआ था। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली, वे केवल वाइट क्षेत्रों में काम करते थे। इफ़ दे हैड ए परमिट, और इसके लिए उन्हें परमिशन की आवश्यकता होती थी।
trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and college, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets were all separate for the white and black. लेकिन ट्रेनों में, बसों में, टैक्सियों में, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेज और स्विमिंग पूल्स में तथा पब्लिक टॉयलेट्स, इन सभी जगह पर वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक, वाइट और ब्लैक अलग अलग रहते थे, अलग अलग होते थे. दिस वाज कॉल्ड सेजिग्रेशन, इसे अलगाववाद कहा जाता था. दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट्स वर्शिप्ड. इवन दे कुड नॉट इवन, यहाँ तक कि उन्हें चर्चों में अनुमति नहीं दी जाती थी. जहाँ वाइट लोग पूजा करते थे उन्हें चर्चों में नहीं जाने दिया जाता था. ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. और ब्लैक्स को एसोसिएशन यानी संगठन बनाने का या प्रोटेस्ट और इस उनके साथ जो खौफनाक व्यवहार किया जाता था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने, विरोध करने और संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था ब्लैक लोगों के लिए. फिनिश नेक्स्ट कल.